हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 17 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 17 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आए हुए हैं। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली इवनिंग में टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की गई है, आप लोग उसको भी जरूर देखा करो। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया के एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो इसके एम्बेसडर बनाए गए दोस्तों AR रहमान। अगला, भारतीय खिलाड़ी अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित हैं। अभी हाल ही में इन्होंने डबल्स का खिताब जीता था। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कब 49वां विजय दिवस मनाया गया? तो 49वां विजय दिवस दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया 16 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को दोस्तों पूरे भारत में मनाया जाता है विजय दिवस। क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है, सब कुछ जानेंगे। एक कन्फ्यूजन पहले दूर कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। क्या कारगिल विजय दिवस अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे 26 जुलाई को, ठीक है। और अगर केवल विजय दिवस पूछा जाए तब आप 16 दिसंबर बताएंगे। ये कारगिल विजय दिवस जो 1999 की कारगिल लड़ाई हुई थी उसकी याद में मनाया जाता है, जबकि ये विजय दिवस जो है ये भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध की याद में मनाया जाता है। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे विजय दिवस के बारे में। दोस्तों हुआ क्या था कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और भारत के सामने पाकिस्तान की सेना लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक और उनके जो सेना प्रमुख थे जनरल AA खान नियाजी। तो AA खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण किया था। और इसके बाद ही 1971 में इस युद्ध के बाद ही, क्योंकि पाकिस्तान जब हार गया तो पूर्वी पाकिस्तान पर जो पाकिस्तान का कब्जा था वो कब्जा भी हट गया और पूर्वी पाकिस्तान जो है ये बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बनाया गया 1971 युद्ध के बाद। तो ये युद्ध है दोस्तों जो ये 3 दिसंबर से शुरू हुआ था और 13 दिनों तक चल करके 16 दिसंबर को समाप्त हुआ था पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के बाद। तो इसी युद्ध में दोस्तों भारत के सैनिकों की वीरता, उनके बलिदान और त्याग को याद करते हुए मनाया जाता है। क्लियर, 16 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? ओडिशा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, तो नए चीफ जस्टिस बन गए हैं दोस्तों जस्टिस S मुरलीधर। कौन? जस्टिस S मुरलीधर बन गए हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। अभी देखिए दोस्तों, कई हाई कोर्ट्स के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अब इसमें से 4 हाई कोर्ट्स के नए मुख्य न्यायाधीश आए हुए हैं और टोटल 9 ऐसे जज हैं जिनको इधर से उधर ट्रांसफर किया गया है। किसी को प्रमोट किया गया है, किसी को जज के रूप में ट्रांसफर किया गया है। ओके, तो सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जैसे दोस्तों हिमा कोहली, ये दिल्ली हाई कोर्ट से थी और इनको तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है, हिमा कोहली को। तो ये अब होंगी तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस RS चौहान को, यानी राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे JK माहेश्वरी, इनको सिक्किम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। और वहीं सिक्किम के जो थे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे AK गोस्वामी, इनको आंध्र प्रदेश का बनाया गया है, अभी आगे आएगा। ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक को अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मिल गया है चार्ज। इसके साथ ही सिक्किम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, अभी मैंने आपको बताया AK गोस्वामी, इनको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे संजय यादव जी, जो कार्यवाहक अभी बने थे चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट मिल गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल जी, जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे एज कार्यवाहक, इनको कलकत्ता हाई कोर्ट दे दिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस विनीत कोठारी को दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट सौंपा गया है। अभी कुछ और जज हैं जो चेंज हो सकते हैं दोस्तों, कुछ और हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस बन सकते हैं। इस वजह से पूरी डिटेल लिस्ट मैं आपको जल्द ही दूंगा और वो लिस्ट मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर जाइएगा MJT ऐप में, स्टडी मटेरियल में, वहाँ पर कौन क्या है में जाइएगा और वहाँ पर आपको मिल जाएगा भारत के सभी राज्यों के चीफ जस्टिस के नाम, पूरी लिस्ट। ओके, तो वहाँ पर जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। अभी और भी जज चेंज होंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कितने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को खरीदने की घोषणा की? तो भारतीय नौसेना ने दोस्तों 38 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है। इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है रक्षा मंत्रालय के पास।
यानी रक्षा मंत्रालय से भारतीय नौसेना ने कहा है कि मुझे 38 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की ज़रूरत है। और ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल होंगी ये 450 किलोमीटर की रेंज वाली होंगी। ठीक है, इनकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर की होगी। अभी आपको पता होगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो लेटेस्ट मॉडल आया है उसकी ही रेंज है 450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली, यानी इनको लेटेस्ट ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स चाहिए। ओके, इसके लिए प्रस्ताव जो भेजा है वो बताया गया है कि 1800 करोड़ रुपए का है, यानी इसमें खर्च आने वाला है टोटल 1800 करोड़ रुपए। तो अगर भारत के रक्षा मंत्रालय के पास से प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर भारतीय नौसेना के लिए इसको भेज दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन रखा जाएगा विशाखापत्तनम क्लास वारशिप में। ठीक है, उसके बाद जल्द ही से भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा 38 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को। देखिए ब्रह्मोस जो है दोस्तों वो इंडिया और रसिया का संयुक्त उपक्रम है और सुपरसोनिक स्पीड वाला ये मिसाइल होता है। सुपरसोनिक के बारे में मैंने आपको बताया था, 2 मैक से लेकर के 5 मैक तक के बीच में स्पीड जो उसकी होती है वो सुपरसोनिक होता है। 5 मैक से 10 मैक के बीच में हाइपरसोनिक हुआ। ठीक है, चलिए भारतीय नौसेना आया है, इसके बारे में जानिए। अभी इसी महीने में दिसंबर में ही तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया 4 दिसंबर को। इसको आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है और इसके अध्यक्ष हैं, भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह जी, एडमिरल करमबीर सिंह जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर रूसी वायु रक्षा प्रणाली की खरीद पर प्रतिबंध लगाए? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने दोस्तों तुर्की पर प्रतिबंध लगाए हैं रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर। आपको पता होगा दोस्तों रसिया ने तुर्की को बेचा है S-400 मिसाइल। S-400 मिसाइल क्या होता है? इस मिसाइल का काम ये होता है कि ये धरती से ही आकाश में उड़ रहे, वो भी 400 किलोमीटर की रेंज में उड़ रहे जो भी मिसाइल होंगे, जो भी फाइटर जेट्स होंगे उनको मार गिराता है। तो इससे भारत और रसिया के बीच में भी अभी ये डील चल रही है S-400 की। तो वही मिसाइल रसिया ने तुर्की को बेचा था। ठीक है, तो इस वजह से अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है एयर डिफेंस सिस्टम की रसिया से खरीद पर, और इसको एक नए कानून की तहत लगाया। इस कानून का नाम आपको याद रखना है। इस कानून का नाम है कॉस्टा। ठीक है, कॉस्टा सेक्शन लगाया है अमेरिका ने। ओके, अब ये कॉस्टा सेक्शन क्या होता है इसका फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकन्स एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट। तो अमेरिका ने तुर्की पर लगाया और पहली बार लगाया है ये कॉस्टा सेक्शन। ओके, तो इसके तहत अमेरिका का कहना है कि तुर्की जो है ये रसिया से एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं खरीदेगा। अब देखना होगा तुर्की का रिएक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं दोनों देशों के बारे में। पहले अमेरिका के बारे में जान लीजिए। अमेरिका देख लीजिए, ये रहा वर्ल्ड मैप में। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। जो बिडेन 46वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के। जो बिडेन की पार्टी का नाम है डेमोक्रेट पार्टी और इनकी उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। इन दोनों को ही अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ की करेंसी होती है US डॉलर, संसद का नाम होता है कांग्रेस। चलिए अब बात करते हैं तुर्की की। वर्ल्ड मैप में ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों आएंगे ऊपर देखेंगे, इधर ये है तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश है दोस्तों जो एशिया में भी पड़ता है और एशिया के साथ साथ ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में ही। छोटा सा इसका पार्ट तो तुर्की हो गया, रसिया हो गया और भी 1-2 देश ऐसे हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है यूरेशिया कंट्रीज। क्या? यूरेशिया देश कहा जाता है, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं तुर्की की। तुर्की की राजधानी दोस्तों होती है अंकारा। क्या होती है? अंकारा होती है यहाँ की राजधानी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं तैयब अदोर्गन। कौन है? तैयब अदोर्गन है यहाँ के प्रेसिडेंट। अक्सर ये चर्चे में रहते हैं। क्यों चर्चे में रहते हैं? क्योंकि दोस्तों अदोर्गन साहब अपने आप को जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका लीडर बताते हैं, इसी वजह से ये चर्चे में रहते हैं। अक्सर कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हैं। तुर्की की मुद्रा यानी करेंसी होती है दोस्तों तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर OPV सुजीत को कमीशन किया? तो अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने दोस्तों OPV सुजीत को कमीशन किया है, यानी शामिल किया है गोवा में। कहां पर? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, गोवा में इसे शामिल किया गया है OPV सुजीत। OPV का मतलब होता है ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो ये एक पेट्रोलिंग वेसल है, इसका नाम है OPV सुजीत और इसे अभी हाल में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में शामिल किया गया है। दोस्तों ये OPV सीरीज का दूसरा ये वेसल है। 5 में से 5 बनाए जाने हैं, 5 में से दूसरा ये है। इससे पहले कौन था? पहला कौन था? पहला था दोस्तों IGSS सचेत। क्या था?
IGSS सचेत, ये है OPV सुजीत, यानी IGSS इसे सुजीत भी कहा जा सकता है। IGSS का मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ओके, चलिए इंडियन कोस्ट गार्ड आया है, इसके बारे में जानिए। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना दोस्तों हुई थी 1978 को, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और कृष्णा स्वामी नटराजन जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, UNEP ने कितने व्यक्तियों को 2020 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया? तो यूनाइटेड नेशंस के इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने दोस्तों 6 व्यक्तियों को इस बार चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया है। ये 6 व्यक्तियों को 5 कैटेगरीज में दिया गया है। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक पॉइंट बता दूं बहुत ज़्यादा, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड पाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया था 2018 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार। फिलहाल हम लोग आज बात करेंगे 2020 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ के पुरस्कार के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया 5 कैटेगरीज में 6 व्यक्तियों को दिया गया है। अब इन 5 कैटेगरीज के बारे में मैं बताता चलूंगा, साथ साथ नाम भी बताऊंगा। सबसे पहली कैटेगरी लाइफ टाइम अचीवमेंट की। लाइफ टाइम अचीवमेंट में दोस्तों प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड को दिया गया है। दूसरा कैटेगरी है इंस्पायरेशन एंड एक्शन। इस कैटेगरी में 2 व्यक्तियों को मिला है, एक याकोबा सौदोगो को और एक निमांटे नेक्विमो को। तीसरी कैटेगरी है पॉलिसी लीडरशिप। पॉलिसी लीडरशिप में फ्रैंक बेनिमारामा को दिया गया है, जो कि फिजी के प्रधानमंत्री हैं। चौथी कैटेगरी है एंटरप्रेन्योर विजन, इसके लिए मुंडी लुबेर को चुना गया है। और 5वीं कैटेगरी जो है साइंस एंड इनोवेशन, इसके लिए डॉक्टर फेबियन लेंटर्स को चुना गया है। क्लियर? चलिए, तो यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार होता है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अभी हाल ही में नार्वे ने किया है भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के तहत एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। नार्वे का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च, या इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NIBIO। तो इसने अभी हाल ही में समझौता किया है। क्यों समझौता किया गया है? इसके तहत होगा ये दोस्तों कि नार्वे जो है वो भारत के साथ मिलकर के कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए, यानी कीचड़ के मैनेजमेंट के जो भी ढांचे हैं उसके विकास के लिए, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर, इन सब पर काम करेगा। यानी अगर आसान भाषा में कहें तो गंगा की सफाई और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए होगा ये समझौता हुआ है। ठीक है, नार्वे के बीच में हुआ है। चलिए नार्वे को देखते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप में। तो देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा दोस्तों हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यानी यूरोपीय महाद्वीप में। इधर सबसे ऊपर आएंगे तो आपको मिल जाएगा इधर स्वीडन, फिनलैंड, इसके बाद इधर है नार्वे। ठीक है, ये है फिनलैंड, ये है स्वीडन और ये है नार्वे। नॉर्वे की राजधानी होती है ओस्लो। यहाँ के PM जो है वो है एर्ना सोलबर्ग। कौन है? एर्ना सोलबर्ग है यहाँ की PM। नॉर्वेजियन क्रोन होती है यहाँ की करेंसी। अच्छा दोस्तों, नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है नोबेल शांति का पुरस्कार। अभी नोबेल प्राइज़ की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग देखेंगे। तो इसमें बताया था मैंने कि स्वीडन के द्वारा बाकी के 5 नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। एक नोबेल प्राइज़ जो पीस प्राइज़ होता है, शांति के क्षेत्र का होता है, वो नॉर्वे की संसद के द्वारा दी जाती है। तो दोनों ही पड़ोसी देश हैं, इस वजह से आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में के सिवान जी को दोस्तों सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। के सिवान जी इसरो के अध्यक्ष हैं, इन्हें सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सूर्य भूषण इंटरनेशनल पुरस्कार दोस्तों सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के द्वारा दिया गया, जिसके फाउंडर हैं कॉर्डिया। कौन है? कॉर्डिया हैं इसके फाउंडर। तो अभी हाल ही में सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। उसी 23वें स्थापना दिवस पर इनको दिया गया है ये अवार्ड, के सिवान जी को। अच्छा, के सिवान जी से आपको याद आ रहा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वजुभाई बालाजी, इन्होंने मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी थी इनको, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? तो अभी हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर दोस्तों समुंदर सामवे बूद में और द शौर्य अनबाउंड, इन दोनों पुस्तक का विमोचन किया है। एक्चुअली में ये दोनों ही पुस्तकें दोस्तों समान ही हैं, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी वर्जन में है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लोकसभा स्पीकर ने इसे लॉन्च किया है। अब देखिए, संसद पर जो अटैक हुआ था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था दोस्तों 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 2001 को, तो उसी की 19वीं वर्षगांठ थी। तो जो लोग उसमें शहीद हुए थे उनकी याद में
एक बुक लॉन्च की गई है जिसका विमोचन किया है ओम बिरला जी ने। क्लियर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 के विजेता कौन बने? तो इसके विजेता बने दोस्तों राजीव ईपे और सुभद्रा सेन गुप्ता। इन दोनों को बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये इस बार का 5वां संस्करण था दोस्तों। ये अवार्ड दिया जाता है टाटा ट्रस्ट के पराग इनिशिएटिव के द्वारा। किसके द्वारा? पराग इनिशिएटिव, जो कि टाटा ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। राजीव ईपे जो हैं ये चित्रकार हैं और सुभद्रा सेन गुप्ता जो हैं ये राइटर हैं। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक रोडम नरसिम्हा का निधन हो गया। इनको कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एरोस्पेस वैज्ञानिक रोडम नरसिम्हा जी का निधन हुआ। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण दोस्तों भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और इससे सम्मानित किए जा चुके थे काफ़ी फेमस साइंटिस्ट रोडम नरसिम्हा। रोडम नरसिम्हा जी दोस्तों ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने कई वर्षों तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में एज ए प्रोफेसर भी काम किया है, स्टूडेंट्स को एजुकेट भी किया है। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। डेली इवनिंग में टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियोज अपलोड हो रही हैं, आप लोग उन सभी वीडियोज को जरूर देखा कीजिए। प्लेलिस्ट बनाकर मैं आपको लिंक भी दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को देख डालिए जो वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं टॉपिक वाइज उनका। साथ ही साथ दोस्तों बिहार जीके की ई बुक आने वाली थी लेकिन कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आ पाई। एक्चुअली में पेज को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और जब तक मुझे परफेक्ट नहीं लगता है तब तक मैं लॉन्च नहीं करता हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाएगा चलेगा, लेकिन जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता है तब तक उसे लॉन्च करने का अंदर से मन नहीं करता है। तो इस वजह से लेट हुआ, लेकिन आज लॉन्च हो जाएगी बिहार जीके की ई बुक। चलिए बात करते हैं फिलहाल क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अगला, कैरेट बांग्लादेश अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आप लिख सकते हो, काफ़ी कुछ लिख सकते हो। कमेंट करके डिटेल में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। शेयर जरूर कर दो दोस्तों, आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को शेयर जरूर करो जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।